Sorry, students. बेटा एक्सरसाइज चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 इसको स्टार्ट करने से पहले चंद बातें सुन लें। पहली बात, इसमें हमने पढ़ना क्या है। बेटा आपको पता है हमने एंगल्स को अब तक किस में नापा है? डिग्रीज में, है ना? डिग्रीज, जैसे 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, है ना बेटा? ये डिग्री है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर एंगल को हमने डिग्रीज में नापा, हमेशा नापा अब तक, यानी मैट्रिक तक। अब ज़रा इसको छुपा कर एक बात सोचें। पहली बात, अगर मैं एक बच्चे से क्लास में कहूँ बेटा अपनी हाइट बताओ, तो वो कहेगा सर मेरी हाइट फॉर एग्जांपल 5 फीट है, ठीक है। अगर बोलूँ नहीं बेटा अपनी हाइट को इंचेस में बताओ, तो इंचेस में कन्वर्ट कर लेगा। बोलो सेंटीमीटर में बताओ, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ हाइट को हम फिट में भी नाप सकते हैं, इंचेस में भी नाप सकते हैं और सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं। ऐसे ही मैंने बच्चे से बोला टाइम बताओ, तो बोला सर किस में? मैंने कहा आवर्स में या मिनट में या सेकंड में, है ना। इसका मतलब टाइम को भी आप कई कई यूनिट में नाप सकते हैं, आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स, ठीक है। ऐसी करेंसी की बात करूं तो आप कहेंगे सर करेंसी किस में नापना चाहते हैं? डॉलर्स में, यूरोज में, रुपीज़ में, या येन में, ठीक है, या चाइनीज़ युआन में। इसका मतलब है करेंसी भी कई कई यूनिट में नापी जा सकती है, आपकी हाइट भी कई कई यूनिट में नापी जा सकती है, टाइम भी कई कई यूनिट में नापा जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है फिर एंगल को आज तक डिग्रीज में क्यों नापा? क्या एंगल को नापने की कोई यूनिट और इजाद ना हो सकी? तो सर एंगल को नापने की एक यूनिट और इजाद हुई जिसे कहते हैं रेडियंस। रेडियन, क्या कहते हैं बेटा? रेडियन। तो आज और आज के बाद आपकी ज़िंदगी में दो किस्म की यूनिट्स आ गई एंगल को नापने की, टू मेजर एंगल, टू मेजर एंगल। एक तो थी डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी में एक नई यूनिट आ गई जिसे हम रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रेडियन। इसका मतलब है एंगल को नापने की अब हमारी ज़िंदगी में दो दो शक्लें आ गई, और उनमें से एक ये रेडियन और एक डिग्रीज, ठीक है बेटा बच्चा? अच्छा जी, अब गौर कीजिएगा, रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन रेट क्या है। जैसे मैं अगर आपको $1 दूं आजकल के दौर में, तो आज का जो रेट है वो तकरीबन 159 रुपीज़ है। मैं अगर आपको $1 दूंगा तो आप मुझे 159 रुपीज़ देंगे। अगर टाइम की बात करूं, मैं आपको 1 आवर दूं, 1 घंटा, तो आप मुझे देंगे 60 मिनट्स, है ना? ऐसी बात है ना। अगर मैं आपको 1 फीट दूं, 1 फीट, आप मुझे उसके अगेंस्ट में 12 इंचेस देंगे, क्योंकि 1 फीट 12 इंचेस के बराबर होता है। मैं अगर 1 डे दूं तो आप मुझे 24 आवर्स देंगे, क्योंकि एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। अगर मैं आपको 1 ईयर दूं, 1 साल, तो आप मुझे 365 दिन देंगे, 365 डेज अप्रॉक्सीमेटली। तो सर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर होता है। उसका मेन फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज को जहन में बिठा लें हमेशा के लिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है मेरे बच्चों? सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ओके। अब मैं इसमें से मजीद निकालता हूँ और डिग्रीज और रेडियन। ये तो खैर फॉर्मूला बड़ा ऑथेंटिक हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बेटा डिग्रीज में ऊपर से एक छोटा सा जीरो बनता है, ऐसे ये देखिए, ये जाहिर करता है, और रेडियन में पाई की शक्ल में आता है, पाई रेडियन इस तरह। अब मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ मुझे 90 चाहिए, तो मेरे बच्चों आप क्या करोगे पहले बताओ? पहले तो आप ये लिखेंगे पाई रेडियन हमें पता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। 90 लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 180 डिवाइड बाय 2 विल बिकम 90, लेकिन मजबूरी है, जो काम करते हैं दोनों जानिब करते हैं, इसलिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, है ना बेटा? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड।
तो इसका मतलब ये हुआ कि π/2 रेडियन अगर देखा जाए तो मेरे बच्चों उसको कैंसिल अगर कर दो तो 90 डिग्रीज के बराबर होता है। चलें 90 डिग्रीज π/2 हो गया। फिर मैंने कहा एक काम करो, दोबारा बताओ कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, तो आपने बोला 180 डिग्रीज के। मैंने बोला आज मुझे ज़रा 60 डिग्रीज ला के दिखाओ, तो आपने इसको 3 से डिवाइड किया, लेकिन डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड π/3 रेडियन मेरे बच्चों 180 डिवाइड बाय 3 इज 60 डिग्रीज के बराबर होता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर मैंने पूछा बेटा एक्चुअल फार्मूला बताओ पाई रेडियन का। आपने बोला सर पाई रेडियन का एक्चुअल फार्मूला 180 डिग्रीज होता है। मैंने बोला आज मुझे ज़रा 45 ला के दो, तो मेरे बच्चों ने उसको 4 से डिवाइड किया। कैलकुलेटर आपके पास है, चेक कर लीजिए, अगर 180 को 4 से डिवाइड करते हैं तभी तो 45 आता है, लेकिन डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा π/4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, है ना बेटा। अगर मैं बोलूँ फिर बताओ पाई रेडियन क्या होता है, तो हमने बोला सर एक्चुअल तो पाई रेडियन 180 डिग्रीज के बराबर होता है। मैंने कहा आज मुझे 30 लाओ, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। सो π/6 रेडियन मेरे बच्चों इसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्रीज के बराबर। मैंने आपको इतने सारे पढ़ा दिए जो आपने पढ़ने भी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने मोटे मोटे एंगल 180 डिग्रीज, 90 डिग्रीज देखते रहे 180 डिग्रीज को कन्वर्ट करना, 90 को, 60 को, 45 को, 30 को, ये मेन मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, मेन मतलब ये तो कन्वर्जन हो गई रेडियन की और डिग्रीज की। ठीक है, अब ज़रा आते हैं कि सर कामरान ये क्यों सिखा रहे हैं, डिग्रीज और रेडियन में कन्वर्ट करना क्यों सिखा रहे हैं, उसकी वजह है मेरे बच्चों। अब हम एक एक्चुअल फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, और उस फॉर्मूले को समझने के लिए आपने काम करना है। पहले आपने लेना है एक यूनिट सर्कल लेना है, यूनिट सर्कल। मेरे बच्चों ने कहा सर सर्कल तक तो पता है, मैं हमने मैट्रिक में सर्कल पढ़ा है, दायरा सर्कल, है ना, लेकिन सर ये यूनिट सर्कल का मतलब समझ में नहीं आया। मैं समझा देता हूँ साल बाद में। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, चाहे वो 1 इंच हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, अगर 1 होगा तो उसको यूनिट सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट सर्कल। तो अगर कोई एमसीक्यू से पूछ ले यूनिट सर्कल रेडियस बताओ, तो 1 होता है, 1 होता है। बताओ ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, ये भी पूछ सकता है। अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 इज कॉल्ड, आप बोलेंगे यूनिट सर्कल। दोनों वाइस वर्सा पूछ सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो वो यूनिट सर्कल कहलाता है। तो मैंने एक ऐसी डमी फिगर बना ली, मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, जैसा बनाया कबूल फरमाइए। ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है ना बेटा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल के सेंटर से एक आर्म माने हाथ, ठीक है, ये हाथ, एक आर्म ये बनाया और एक आर्म ये बनाया। ये दो आर्म्स जब मीट करते हैं तो ये किनारा बनता है, इस किनारे पर बना करता है एंगल, इस किनारे पे बना करता है एंगल। इस एंगल को हम थीटा से जाहिर करेंगे। तो पहली चीज क्या आ गई, थीटा। थीटा, ठीक है। जब दो लाइनें मीट करती हैं तो ये किनारा बनता है बेटा। किनारे पे तो एंगल बनता है 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, है ना बेटा। मैंने सर्कल के यूनिट सर्कल, सर्कल नहीं यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस क्या होता है 1, उससे मैंने सेंटर से दो आर्म बनाए और वो जहां मीट करे वहां एंगल बना, और उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है रेडियस किसे कहते हैं? मेरे बच्चों ने कहा यस सर, हमने मैट्रिक को पढ़ा था। सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का फासला, बस ये देखिए, ये देखिए, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का फासला, जरा मैं इसको डार्क बना दूं, ये देखिए, ये रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस है ना बेटा, रेडियस एक ही होता है। सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का फासला, बस यहाँ तक बेटा, यहाँ रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का फासला इज कॉल्ड रेडियस। एक चीज और आ गई आपके सामने, रेडियस, है ना बेटा। अब एक बात सुने, आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की होगी। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा आर्क बनाओ, आर्क, तो आप क्या करते थे, ये पेज है ना, पेज है, आप कंपास को खोलते थे और पेज पे रखकर ऐसे घुमा देते थे, देखें ऐसे भाई, ये थोड़ा सा जो घुमाते थे ये आर्क कहलाता था, है ना बेटा। गौर कीजिएगा, पेज पे रख के इसको घुमा दिया,
क्या कहलाएगा? आर्क, है ना। ये पेज है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे घुमा दिया आर्क। अगर इसको आर्क को पूरा घुमा दूं, अगर इस आर्क को जो छोटा सा बना रहा था मैं, ये जो चांद नुमा बना रहा था, चांद नुमा, देखिए चांद नुमा, अगर पूरा घुमा दूं तो बताओ क्या बन जाएगा? सर्कल। अगर मैं आर्क को पूरा घुमा दूं बेटा, देखिए ऐसे पूरा घुमा दूं, क्या बन जाएगा? सर्कल। तो सर्कल के छोटे से हिस्से को आर्क कहते हैं। सर्कल के छोटे से हिस्से को आर्क कहते हैं। तो मेरे बच्चों, ये जो आपने देखा, ये मैं इसको जरा इस कलर से दिखा देता हूं। ये जो आपने देखा यहां से और यहां तक, ये देखें, ये मैं दिखा रहा हूं, ये नजर आया बेटा? ये पोर्शन कहलाएगा आर्क, ARC, आर्क, और इससे S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आर्क, कॉस, आर्क। पूरा घुमा दो सर्कल, सर्कल के छोटे से हिस्से को आर्क कहते हैं। तो एक चीज और आ गई, S। तो अब बताइए इसमें कितनी चीजें आ गई? 3। अब अगर कोई बोले आर्क लेंथ निकालो यानी S निकालो, तो याद रखिएगा R और थीटा को मल्टीप्लाई करने से आर्क लेंथ मिल जाती है। ये है बेसिक फॉर्मूला जो हम 9.1 में चलाएंगे। अच्छा, अब एक मिसाल देता हूं ये कैसे आया। देखिए, कोशिश कर लेता हूं, शायद समझ में आ जाए। पहले एक बात बताओ, ये देखो, गौर करें, ये 2 आम हैं, इनके दरमियान एंगल बन रहा है। अगर मैं एंगल को बढ़ा दूं तो आर्क भी तो बढ़ गया, और अगर एंगल को कम कर दूं तो आर्क भी तो कम हो गया। एंगल को बढ़ाऊंगा तो आर्क बढ़ेगा, एंगल को कम करूंगा तो आर्क कम होगा। देखिए कितना सा आर्क हो गया, देखिए बेटा, समझ में आ रहा है मेरा? यानी एंगल, ये रहा एंगल, ये रहा इधर, एंगल को बढ़ाओ तो देखिए आर्क भी बढ़ गया। आर्क होता है चांद की तरह, ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा, ऐसे चांद की तरह, और बढ़ा दोगे और आर्क बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे एंगल कम होगा, देखिए छोटा सा आर्क बन गया, इतना सा, देख रहे हैं आप लोग, छोटा सा आर्क। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता है आर्क लेंथ भी बढ़ती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है आर्क लेंथ भी बढ़ती है। तो मुझे बताओ एंगल का और आर्क लेंथ का क्या ताल्लुक हुआ? बच्चे फिजिक्स पढ़े हुए हैं, उन्होंने बोला सर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज बढ़ जाए और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए, तो हम फिजिक्स की जबान में कहते हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो हमने बोला एस एन थीटा, यानी एंगल को बढ़ाता हूं तो देखिए आर्क बढ़ रहा है, मैं एंगल को कम करता हूं देखिए आर्क कम होता है। इसका मतलब है थीटा और एस में डायरेक्ट रिलेशन है, जिसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। फिजिक्स वालों ने बताया होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो 2 कीमतें देनी पड़ती हैं, एक इज इक्वल टू और एक सम कांस्टेंट। सवाल ही पैदा होता है यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा? पहले कांस्टेंट के मतलब तो समझ लो। मेरी हाइट नाप लो, आज नाप ली, कल फिर नाप लेना, साल भर बाद फिर नाप लेना। अगर जिंदा रह गया तो भाई मेरी हाइट यही रहेगी, कांस्टेंट है, फिक्स है। कांस्टेंट माने फिक्स। 100 रुपए का नोट 100 रुपए का रहेगा, फिक्स रहता है। वो आज रात में तकिए के नीचे रख दो, अगले दिन 200 रुपये तो नहीं बन जाएगा, 100 रुपये 100 रुपये ही रहेगा। मेरी हाइट जो आज है वो कल रहेगी। जो चीज़ बेटा आज है और कल भी वही रहे, जैसे ग्रेविटी। मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, मेरे टीचर, फिजिक्स के टीचर ने बताया था कि बेटा ग्रेविटी 9.8 होती है। मेरे ख्याल में आपके टीचर ने इतने अरसे बाद, मैं तो मैट्रिक पता नहीं कब किया था, बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे बच्चों इतने अरसे बाद भी आपने देखा कि ग्रेविटी वही 9.8 है। तो ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ये चेंज इस दुनिया में नहीं होती। तो मेरे बच्चों जब कांस्टेंट हटता, सॉरी, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो इज इक्वल टू आता है और सम कांस्टेंट आता है। अब ये जगह कांस्टेंट की है ना बेटा, ये जगह कांस्टेंट की है। कांस्टेंट होता है जो फिक्स हो। बताओ एंगल चेंज होता है, आर्क चेंज होता है, एंगल कम होता है, आर्क कम होता है। एंगल और आर्क तो कम और ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक चीज फिक्स चल रही है, वो है रेडियस। यूनिट सर्कल का रेडियस क्या है? 1। ये रेडियस चाहे ऐसे कहीं भी खोल लो, रेडियस 1 ही रहेगा। देखो ये भी रेडियस 1 है, ये भी रेडियस, ऐसे बना लो ये भी रेडियस 1, ऐसे बना लो ये भी रेडियस 1, ऐसे बना लो ये भी रेडियस 1। बताओ इस सर्कल के अंदर रेडियस फिक्स है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा। जब रेडियस चेंज नहीं हो रहा
तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ रेडियस फिक्स है और फिक्स को हम कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ जगह कांस्टेंट की है तो आर आएगा। इस तरीके से एस इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। क्या एस इक्वल टू आर थीटा समझ में आ गया? लेकिन आपको मैंने छोटेपन से मैट्रिक्स से बताया फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। क्या कहता हूँ मैं? फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। एक नामालूम के लिए बाकी सब मालूम होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ थीटा निकालो तो सॉरी, अगर मैं बोलूँ थीटा निकालो, देखते रहिएगा प्लीज नजर इसको, थीटा निकालो, जरा गौर करें। तो थीटा निकालने के लिए आपको मुझे आर और एस देना होगा। अगर मैं कहूँ मुझे आर निकाल के दो तो मुझे आज आपको थीटा और एस देना पड़ेगा। फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन, फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। और अगर मैं कहूँ एस निकाल के दो तो फिर मैं आर और थीटा आपको दूंगा। ये तीन केसेस हैं जिस पर ये एक्सरसाइज चलती है। कभी थीटा मांगेगा तो मेरे बच्चों आर और एस देगा, कभी वो आर मांगेगा तो थीटा और एस देगा, कभी वो आपसे एस मांगेगा तो थीटा और आर देगा। ठीक है, डन करें इस बात को। और अब हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। पहले आसान पास में चलेंगे, फिर देखें, मुश्किल तो खैर है ही नहीं। पहला सवाल, थोड़े से कुछ फालतू सवाल भी हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। एक्सरसाइज है हमारी 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 और 2 में तो कन्वर्जन है, आप परेशान ना हो, वो तो मैं आपके एमसीक्यूज में भी सिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं 3, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले की बदौलत मैं चलने वाला हूँ आगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड थीटा। आप जरा सुनो, क्या निकालना है, सब पढ़ो। थीटा क्या निकालना है? थीटा। जरा कोई बच्चा बताए, अगर थीटा निकालना हो तो ये अलग केस आ गया। थीटा अगर निकालना हो तो आपको आर और एस देना चाहिए उसको। आर, अच्छा एक बात बताना भूल गया, एस और आर सेम यूनिट में नापना फ़र्ज़ है। मतलब अगर एस को सेंटीमीटर में नापा है तो रेडियस को भी सेंटीमीटर में, अगर एस को मीटर में नापा है तो रेडियस को भी मीटर में, अगर एस को किलोमीटर में नापा है फॉर एग्जांपल तो आर को भी किलोमीटर में। जिस यूनिट में एस नापा जाएगा उसी में आर नापा जाएगा। और जो थीटा है वो एंगल है, एंगल इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ रेडियन में नापा जाएगा। इसीलिए सर कामरान बड़े परेशान थे कि आपको रेडियन की कन्वर्जन और डिग्रीज की कन्वर्जन तो सिखा दी जाए। इसीलिए आज आते के साथ पहले रेडियन पढ़ाया, फालतू में नहीं पढ़ाया, और रेडियन की कन्वर्जन दिखाई, फालतू में नहीं दिखाई, क्योंकि थीटा को अब हमने डिग्री में नहीं नापना। इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में हमें नापना है रेडियन में। इसी तरह आपने देखा होगा इसकी एक्सरसाइज 9.3 जो हमने करी है, वो भी 9.3 के अंदर भी π/2 π/3, यानी एंगल डिग्रीज में नहीं है, रेडियन में। इस चैप्टर में ही हर चीज़ हमें डिग्री में नहीं रेडियन में नापनी है। 9.3 देखिएगा, मैंने करवाई है पहले। अच्छा जी, एस इक्वल टू आर थीटा आ गया, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब बताओ थीटा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, थीटा निकालने के लिए आर और एस पता होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं आर और एस। हाँ भाई, उसने सवाल से बोला कुछ दो, कह रहे कानून साहब एस लीजिए। अरे मैंने कहा क्या शराफत से दिया उसने। कामरान साहब आर लीजिए, मैंने कहा वेरी गुड। आर क्या दिया मेरे बच्चों? 5 सेंटीमीटर। देखा, जिसमें एस नापा जाएगा उसमें आर नापा जाएगा। अगर आप गौर कर रहे हो तो एस भी सेंटीमीटर में है और आर भी सेंटीमीटर में। मेरे बच्चों ने सोल्यूशन में फ़ौरन लिखा एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। चूँकि थीटा निकालना है, थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, आर जाके डिवाइड हो गया। बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ गई? एस अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एस की जगह 20 और आर की जगह 5। 5 1 जा 5 4 जा। थीटा को नापते हैं रेडियन में। थीटा इज 4 रेडियन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन कह रहा है थीटा निकाल दो। कहना यार थीटा निकालने के लिए एस भी दो और आर भी दो। देखिए शराफत से उसने एस भी दे दिया 30.2 सेंटीमीटर, देखा, और आर भी दे दिया 2 सेंटीमीटर। मैंने कहा था जिसमें एस नापा जाएगा उसी में आर नापा जाएगा। मेरे बच्चों ने फौरन फार्मूला लिखा एस इज इक्वल टू आर थीटा। चूँकि थीटा निकालना है लिहाजा एस और उसके पास आर जाके डिवाइड हो गया। हमने इसको पलट लिख दिया, थीटा बराबर एस अपॉन आर। सो एस की जगह हमने लिखा 30.2 और आर की जगह लिखा 2। तो थीटा की वैल्यू आ गई 15.1 और थीटा है तो रेडियन। रेडियन योर रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड आर। चलो शुक्र है कुछ तो चेंज हुआ। अब मेरे बच्चों तीन चीज होती हैं, एस आर थीटा पढ़ो, एस आर थीटा, फिर पढ़ो एस आर थीटा। आर दे दिया है तो फिर एस और थीटा उसको देना पड़ेगा। मैंने जब सवाल को आगे पढ़ा उसने मासूमियत से एस दे दिया 10.2 सेंटीमीटर और बड़े ही मासूमियत से थीटा दे दिया 2 रेडियंस। थीटा तो रेडियन में आएगा ही आएगा। अब मेरे बच्चों ने सोल्यूशन में फौरन लिखा एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। चूंकि आर निकालना है आज तो आर यहीं रहेगा, थीटा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा मेरा। तो थीटा इसको पलट लिख दें, आर बराबर है एस अपॉन थीटा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस आई कैन राइट इट्स वैल्यू दैट इज 10.2 and what is the value theta? It is 2. So r is equal to 5.1। जिसमें s नापा जाएगा उसी में r नापा जाएगा। बताओ s किस में नापा गया है? सेंटीमीटर में, तो r भी किस में नापा जाएगा? सेंटीमीटर में। सेम यूनिट में नापना फर्ज है। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड s। चलो शुक्र है कुछ चेंजिंग आई। s निकालने के लिए तीन चीज होती है, एस आर थीटा, एस आर थीटा। अब आपको s निकालना है तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद r एंड थीटा। हमने बोला भाई शाफत से r दो, तो बेचारे ने बड़ी शाफत से r दे दिया 1.01 सेंटीमीटर और थीटा उसने दिया 2.1 रेडियंस। अब बताओ फौरन मेरे बच्चों ने फॉर्मूला लिखा सॉल्यूशन में, एज वी नो दैट s इज इक्वल टू आर थीटा। चूँकि आज s निकालना है लिहाजा s कहीं नहीं जाएगा, r की जगह आप लिखेंगे 1.01 मल्टीप्लाई बाय 2.1, यही ना बेटा। अब ज़रा मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा अपने कैलकुलेटर में, और जो आंसर आएगा वो आप निकाल भी चुके होंगे माशाल्लाह। ये है 1.01 है ना बेटा, 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 एंड दैट बिकम्स 2.21। आप चेक कर लेना, कोई गलती हो बेटा तो सही कर लेना, उम्मीद है गलती नहीं होगी। छोटी मोटी गलती अगर हो जाए नंबर में कैलकुलेशन में तो देख लिया करें, इसको कोई इशू नहीं। एस भी सेंटीमीटर में नापा मैंने, सेंटीमीटर है ना बेटा, जिसमें आर नापा जाता है उसी में एस नापा जाता है। तो ये भी सेंटीमीटर में नापी हमने, सेंटीमीटर। डन हो गई बात। अच्छा ये तो हो गए मासूम से सवालात। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा सवाल है, लेकिन इससे पहले 7 जाऊं मेरे बच्चों ज़रा सा पीछे आके ये तो पढ़ लो फिर। यूनिट सर्कल अगर कोई बोल दे तो उसका रेडियस 1 होता है, ख्याल रखना। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं फाइंड दी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब एस निकालो, ओके। फाइंड दी आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल। ओहो, यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो। चूंकि कोई यूनिट नहीं दी तो 1 यूनिट लिख देंगे। अगर सेंटीमीटर देता तो 1 सेंटीमीटर, मीटर देता तो 1 मीटर, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस बोला यूनिट सर्कल, तो रेडियस बेटा 1 यूनिट लिखेंगे। क्योंकि बेटा रेडियस की कोई ना कोई यूनिट होती है, या तो सेंटीमीटर नापते हैं या इंच में या मीटर में, ना दी जाए तो यूनिट। एस निकालना है, आर्क लेंथ निकालनी है ऑफ यूनिट सर्कल। अब पहला पार्ट, पहले पार्ट में कहा कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल, पहले में दिया है थीटा 30 डिग्रीज। पहला पार्ट में थीटा 30 डिग्रीज, दूसरे पार्ट में थीटा 60 डिग्रीज और तीसरे सॉल्व में 90 डिग्रीज। बच्चों ने कहा सर ये तो गुना हो गया। मैंने क्या हुआ, कहने यहाँ तो एंगल डिग्रीज में नहीं रेडियन में नापना चाहिए। तो मैंने बोला 30 डिग्रीज क्या होता है। तो मेरे बच्चों ने कहा π/6। पाई का मतलब 180 डिवाइड बाय 6 इज 30। देख लें 30 इज π/6 कहाँ लिखा है, अभी देख लेते हैं। 30 इज π/6 यहाँ से देख लें, ये रहा, ये रही है 30 इज π/6, 30 इज π/6 मैंने ड्राइव किया हुआ है। मेरे बच्चों ने यहाँ पर π/6 लिख दिया। अब बताओ एज वी नो दैट s इज इक्वल टू आर थीटा। s निकालने के लिए r की जगह 1 लिखेंगे। थीटा इस वक्त क्या है मेरे बच्चों, थीटा है π/6, यहाँ लिख देंगे π/6। अच्छा सुने, s इज इक्वल टू बेटा 1 इंटू π/6 इज π/6। अब गौर करना, मैंने पूछा पाई की अपनी वैल्यू बताओ, तो मेरे बच्चों ने रटा हुआ है 3.142 या अप्रॉक्सीमेटली 22/7। पाई की वैल्यू ज़्यादातर ये याद करे भी होते हैं 3.14 नहीं तो 22/7 अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरे बच्चों पाई की देखो, अब गौर करना दो बातें। कोई पूछे ना पाई की अपनी वैल्यू बताओ, पढ़ो मेरे साथ, पाई की अपनी वैल्यू बताओ, तो ये बता देना पाई की अपनी वैल्यू 3.142 होती है। पाई की अपनी वैल्यू क्या होती है 3.142। पाई की अपनी वैल्यू क्या होती है 3.142।
और अगर कोई मेरे बच्चे से पूछे पाई की वैल्यू डिग्रीज में बताओ, तो पाई की वैल्यू डिग्री में अगर पूछे तो पाई की वैल्यू डिग्री में 180 होती है। लेकिन दोनों में फर्क है, बहुत सारे बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं। वो बोले पाई की अपनी वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.142, ऑब्वियसली फिजिक्स वाली बता के आए। लेकिन अगर वो पूछे नहीं 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 पाई की डिग्रीज में बताओ, डिग्रीज में, तो मेरे बच्चों ये बोलोगे पाई की डिग्री में है तो 180। लेकिन मैंने अभी क्या पूछा, पाई की अपनी वैल्यू बताओ, मेरे बच्चों ने ये वैल्यू बताई अपॉन 6। आइए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 3.142 को ज़रा चुपके से 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 3.142 डिवाइडेड बाय 6 becomes 0.523 and this is your required पहला आंसर 0.523। बताओ रेडियस को किसमें नापा है, यूनिट में। तो जिसमें आर नापा जाता है उसी में एस भी नापा जाता है। मैंने पहले ही बताया है, चूंकि आर यूनिट में नापा गया इसलिए एस भी यूनिट में नाप कर, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट के अंदर एस निकालना है, वही बात। यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 यूनिट है, ये तो वही बात। अब उसने कहा थीटा जो दिया वो दिया 60 डिग्रीज। मेरे बच्चों ने कहा सर ये तो गुना हो गया। मेरे बच्चे जानते हैं पाई बाय 3 इज 60 डिग्रीज। कैसे, आइए देख के आ जाते हैं। मैं शू में ड्राइव करके आया हूँ। मेरे बच्चों 60 डिग्रीज कब होता है, स्टार बना देता हूँ। जब पाई बाय 3 लिखोगे तो 60 होगा। देख लो बेटा, पाई बाय 3 60, हर चीज़ पता है आपको, वही चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको बार बार। मेरे बच्चों ने ये लिख दिया, कोई गुना नहीं है। अब बताओ फॉरन सोल्यूशन में मेरे बच्चों ने लिखा एज एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, आर की जगह 1, थीटा की जगह पाई बाई 3। मेरे बच्चों ज़रा बताओ एस इज इक्वल टू 1 पाई ज़ा पाई अपॉन 3। पाई की अपनी वैल्यू 3.142 होती है, डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे और आंसर मिल जाएगा ख़त्म 3.142 divided by 3. It is 1.047 सॉरी सेंटीमीटर नहीं, माजत बेटा, रेडियस जिसमें नापा गया है यूनिट में, मैं अजीब सा लिख गया, एक में सही कर देता हूँ, यूनिट 1 यूनिट है ना बेटा, एक मिनट। ये भी यूनिट में है। यार एक बार आंसर इसका आखिरी पार्ट, थर्ड पार्ट, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेडियस इज यूनिट सर्कल यानी 1 यूनिट। हमें थीटा जो दिया है आज वो 90 डिग्री दे दिया। मेरे बच्चों होता है 90 होता है, पाई बाय 2 होता है। कैसे होता है वो मैं आपको दिखा चुका, पीछे बढ़ के जाके देख लीजिएगा। सवाल वही है, बस एंगल चेंज है। मेरे बच्चों ने लिखा एस इक्वल टू आर थीटा होता है, आर की जगह 1, रेडियस इज 1, थीटा इज पाई बाय 2, एस इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई का मतलब 3.142 डिवाइड बाय 2, और इसको हम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो 3.142 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1.571 यूनिट, योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमारा बेटा चेक कर लेना, अगर कोई डिवीजन में कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ इसको सही कर लेना। वैसे उम्मीद है इंशाल्लाह गलती नहीं होगी, हो गई हो तो बेटा इसको ठीक कर लें। कैलकुलेटर आपके पास भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 एग्ज़ाम में सवाल आते ही यहीं से। लेकिन अभी 8, 9, 10 करने से पहले ज़रा मैं चाहता हूँ आप पहले 11 क्वेश्चन हंसते खेलते कर लें। ये कभी एग्ज़ाम में नहीं आया, लेकिन मेरे बच्चों अगर कभी ये आ गया ना तो कोई नहीं कर पाएगा, ये बता दूँ आपको। ये इतना ख़तरनाक सवाल है जिसमें दिया कुछ नहीं है, मांग सब कुछ रहा है। लेकिन हम भी बहुत चालाक, हम अक्ल इस्तेमाल करेंगे और इस सवाल 11 को यूँ सॉल्व कर लेंगे। कैसे, पहले मेरी बात सुनो। मैंने एक बच्चे को 100 रुपये दिए और कहा जाके बेटा बेकरी चले जाओ, वहाँ से बिस्किट ले आओ। वो रास्ते में जा रहा था, बेकरी जा रहा था 100 रुपये लेके बिस्किट लेने के लिए। रास्ते में मोटरसाइकिल का शोरूम पड़ गया, अंदर घुस गया शॉप में,
और उस शॉपकीपर से पूछने लगा ये मोटरसाइकिल कितने की है? उन्होंने बोला भाई ये 1.5 लाख की मोटरसाइकिल है। कहना मेरे पास तो 100 रुपये हैं। उन्होंने कहा क्यों, कहाँ जा रहे थे? क्या मैं तो बिस्किट लेने जा रहा था, सर ने मंगवाए। कहना जाओ ना भाई, अंदर क्यों आए? अच्छा, फिर आगे गया, उसको गाड़ी को शोरूम पड़ गया होंडा का, ठीक। अब वो अंदर घुस गया, कह रही गाड़ी कितने की है? उन्होंने कहा जी 45 लाख की। कह रहे मेरे पास तो 100 रुपये हैं। तो उन्होंने फिर पूछा क्या करने जा रहे थे भाई? कह रहे वो सर ने हमसे बिस्किट मंगाए थे। तो कह रहे जाओ ना बिस्किट लेने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा आपको बिस्किट लेने जाना है, बेकरी जाना है, तो आप रास्ते में 100 दुकानें आएंगी, क्या हर दुकान में घुसते रहेंगे आप? नहीं। ऐसी मिसाल, आप कोचिंग से घर जा रहे हैं, तो रास्ते में 100 घर आएंगे, क्या हर घर में घुस के पूछोगे कि मेरा घर है? नहीं। ऐसी घर से कोचिंग आओगे तो रास्ते में कई कोचिंग पढ़ेंगे, तो क्या हर कोचिंग में पूछोगे क्या ये मेरा मैक कॉलेजिएट है? नहीं। अपने टारगेट तक पहुंचोगे ना यार। अब इस सवाल में हम लोग करते क्या है, इस सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं और इसमें इतनी गहराई है कि बच्चा फिर समझ ही नहीं पाता करना क्या है। मैं टारगेटेड काम करूंगा। मुझे भाई बेकरी जाना है, मैं बेकरी जाऊंगा। रास्ते में 100 चीजें, 100 दुकानें पड़े, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कोचिंग जाना है तो मैं कॉलेज जाऊंगा, रास्ते में 100 कोचिंग पड़ेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने घर जाऊंगा, रास्ते में 100 घर पड़ेंगे, मैं हर एक में थोड़ी जाऊंगा। अब इस सवाल को बेटा, आपके पास किताब तो होगी, आप पेंसिल उठा लें, पेंसिल उठा के जो मैं कहूँ अंडरलाइन करना है, काम की बातें बस वही अंडरलाइन करें, पूरा सवाल नहीं पढ़ना। ये सवाल पढ़ोगे ऐसा लगेगा शेर व शायरी हो रही है। सवाल नहीं पढ़ो, हम तो जितना मुश्किल सवाल बनाओगे उतना आसान करेंगे। उसने इतना मुश्किल बनाया, पढ़ लोगे तो मुश्किल हो जाएगा, और मेरे कहने पे चलोगे तो यूं आंसर आएगा, यूं। और कभी आया नहीं बेटा, 31 साल तो मुझे हो गए, कभी आ जाए तो हम भी देख लेंगे। अच्छा, अब देखो मेरे बच्चों, पहले किताब निकाल लो और पेंसिल निकाल लो। पहली लाइन पढ़ना नहीं, पहली लाइन को अंडरलाइन करेंगे वहां से जहां से मैं बोलूंगा। पहली लाइन में कहीं आपको नजर आएगा लिखा हुआ रेडियस इक्वल टू डबल दी आर्क, नीचे चले जाएगी लाइन। पहली लाइन में शो हो रहा है रेडियस इक्वल टू डबल दी आर्क। उतारना कुछ नहीं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल के तहत अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन को पूरा लिख देना बेटा, कंडीशन में रेडियस इक्वल टू डबल दी आर्क। पढ़ो, वो जो वहां आप अंडरलाइन करो ना, वो अंडरलाइन है रेडियस, रेडियस माने आर, इक्वल टू इलोवे इक्वल टू का निशान, डबल माने ट्वाइस, आर्क एस को कहते हैं, आर्क लेंथ को एस, रेडियस इक्वल टू डबल दी आर्क। ये मैंने नहीं कहा, ये सवाल ने कहा, मैंने अपने काम की चीज निकाल ली। अब बेटा देखो, दुनिया में याद रखना, मैथ हो या कुछ भी हो, दो चीज होती है, एक देता है, एक मांगता है। जो दे रहा है वो हिंट है, जो मांग रहा है वो जवाब होगा, क्योंकि अगर वो कह रहा है ये निकालो तो उसका जवाब होता है। अब उसने रेडियस लिखा है, रेडियस इक्वल टू डबल दी आर्क। अब पढ़ना नहीं, अब आगे इसी सेकंड लाइन में चलो आगे, फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है, फाइंड द एंगल। ये देखें, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल। बस देखें, मैंने किताब को उठा के साइड पर रख दिया। लोग कह रहे हैं आपने सवाल नहीं पढ़ा। मैंने कहा क्या जरूरत है भाई, काम की चीजें मिल गई ना, मैं क्यों हर दुकान में घुसता रहूं। बच्चों ने बोला सर अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं, आपने दो चीजें, सवाल कुछ भी पढ़ रहे, आप पढ़े ही नहीं। एज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, निकालना थीटा है, थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, एस अपॉन आर, पलट के लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। बेटा एस की जगह तो पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन आर तो पता है ना, आर की जगह क्या रख दें, 2s। सर एस से एस की छुट्टी हो गई, ये आ गया 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। थीटा को नापते हैं रेडियन में। मुबारक हो, सवाल कुछ भी कहता रहे, मैंने तो आंसर भी निकाल दिया, खत्म। सर ये कभी आया नहीं, लेकिन यकीन माने आ जाए तो यही करना। पहली लाइन में दिया हुआ है कुछ, गिव एंड टेक की दुनिया है, अल्लाह ने भी आपको ज़िंदगी अता की और इससे अगेंस्ट आपसे इबादत मांग ली, तो गिव एंड टेक की दुनिया है मेरे बच्चों। आपको वो कुछ देगा, दे ये रहा है, और कुछ मांगेगा, ये मांग रहा है। जो मांगता है वही तो जवाब होता है। तो जो दे रहा है मैंने वो निकाल लिया, जो मांग रहा है वो निकाल लिया। मुझे सवाल की क्या जरूरत पड़ी है, पढ़ते रहना खुद ही सवाल, 100 दफ़ा पढ़ लो, अंदाज़ा हो जाएगा, सवाल समझ में नहीं आएगा, इतना घुमा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चों ने तो जवाब भी निकाल दिया। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि जवाब कैसे लाए, वो पूछेगा जवाब चाहिए मुझे, मैं जवाब ले आया। उम्मीद है मेरे बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है सर, पहले फेज़ में हम यहाँ तक रख लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमारे पास 3 सवालात हैं इंपॉर्टेंट तरीन, 8वां, 9वां और 10वां। बस ये 3 सवालात मैं इंशाल्लाह करा दूंगा, इस तरह हमारी ये 9.1 भी ख़त्म हो जाएगी। टारगेटेड तो यही है, लेकिन बट बेटा मैंने सारी चीज़ें कराई हैं। उम्मीद आप देखेंगे 9.1 इस साल और 9.3 है। 9.3 में दे चुका हूँ, 9.1 भी दे रहा हूँ।
इस तरह आप आराम से 9.1 9.3 की तैयारी कर जाएँ। 3 सवाल ये 8 9 10 है, लॉजिक लेके जाइए, इसमें एमसीक्यूज बन जाते हैं एस इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूले के अंदर। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और आपका ये 8 9 10 क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।